पहले पार्ट में आप लोगों ने लॉकहीड CL-1201 के फीडर्स के बारे में जाना, जो अगर बन जाता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट होता। मगर ये क्यों नहीं बना, वो आज हम इस पार्ट में जानेंगे। दोस्तों, दरअसल लॉकहीड CL-1201 के ना बनने की वजह भी न्यूक्लियर रिएक्टर ही थी, क्योंकि इस न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाने से रेडिएशन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिसमें अगर एयरक्राफ्ट कभी क्रैश कर जाए तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फॉल आउट हो सकता था, जिससे एक न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने जितनी तबाही हो सकती थी। इसके अलावा क्रू की सेफ्टी के लिए रिएक्टर को शील्ड करना पड़ता, वो भी लीड्स और बहुत हैवी मटेरियल से। और उस वक्त ना तो इतने बड़े मटेरियल्स, ना न्यूक्लियर जेट इंजन्स और ना ही रिकवरी सिस्टम मौजूद थे। और अगर बात करें विंग स्पिन की, तो 1120 फुट के विंग स्पिन वाले एयरक्राफ्ट का अर्थ के किसी भी रनवे पर लैंड हो ही नहीं सकता था। इसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट्स को हवा में लॉन्च और रिकवर करने की टेक्नोलॉजी उस जमाने में पॉसिबल ही नहीं थी। 800 क्रू मेंबर्स को हवा में रखे रखना, फूड, ऑक्सीजन, रिपेयर सिस्टम, इन सब को कंटिन्यूसली मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में छोटी सी भी खराबी आ जाती तो पूरा एयरक्राफ्ट डेंजर में आ सकता था। और अब बात करें मेन मसले की, तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला था। एक CL-1201 को बनाने का खर्चा 1960 में $2 बिलियन एस्टिमेट हुआ था, और आज के टाइम में वो 15 से 20 बिलियन डॉलर बनता है। इसीलिए यूएस एयरफोर्स और गवर्नमेंट ने तो बोल दिया था, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर अ प्रोजेक्ट दैट माइट नेवर फ्लाई। और वैसे भी 1970 तक ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट्स आ गए थे, जिन्होंने लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग और सर्विलेंस के लिए CL-1201 जैसे फ्लाइंग बेस की जरूरत ही खत्म कर दी थी। दोस्तों, इन्हीं वजहों की वजह से लॉकहीड CL-1201 के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ब्लूप्रिंट और ड्राइंग ही बनकर रह गई थी। और अगर आप इससे रिलेटेड मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।